सर्वज्ञ कोचिंग संस्थान में आप सभी का तहे दिल से हृदय की अनंत गहराइयों के साथ स्वागत है। मैं जगदीश डागुर हिंदी साहित्य के इतिहास की दूसरी क्लास लेकर के आया हूँ। तो कल मैंने आपके लिए बताया था कि हिंदी साहित्य का इतिहास, इसमें एक शब्द आपका हिंदी है, एक शब्द साहित्य है और एक शब्द है इतिहास। यानी हिंदी साहित्य के इतिहास में यानी 3 शब्दों का प्रयोग किया गया है। नंबर 1 है हिंदी, नंबर 2 है साहित्य और नंबर 3 है इतिहास। मैंने हिंदी के बारे में यानी हिंदी के आविर्भाव और विकास, हिंदी का जन्म कैसे हुआ, हिंदी को हम किस प्रकार से बोलते हैं, आज हम हिंदी को किस रूप में किस परिप्रेक्ष्य में बोलते हैं, इसके बारे में मैंने आपको पहली क्लास में करवा दिया। इसलिए आज जो क्लास है वह दूसरी क्लास है। इसमें हम आपको साहित्य के बारे में वर्णन करवाएंगे, साहित्य के बारे में बताएंगे, साहित्य किसे कहते हैं, साहित्य क्या है, साहित्य का हमारे जीवन में क्या उद्देश्य है, ये हम आपको बताएंगे। इससे पहले अगर आप चाहते हो कि सर वो थोड़ा सा पुराने वाला रिपीट कर दें तो मैं वो भी बताता हूँ आपके लिए, क्यों आप नए आए हो, इसलिए आपको इससे जुड़ने के लिए मैं आपको कल का उन्हें थोड़ा शॉर्ट में बता देना चाहता हूँ। तो देखिए, जो हमारी भाषा है हिंदी, हिंदी भाषा का प्रादुर्भाव शॉर्ट में बताऊंगा मैं, आप समझ जाना है ना। यह है हिंदी भाषा सबसे पहले कैसे आई। तो संस्कृत भाषा, इधर देखना साहब, संस्कृत भाषा को आर्य भाषाओं की जननी कहा जाता है। आर्य भाषाओं की क्या कहा जाता है भैया, क्या कहा जाता है, जननी कहा जाता है। आर्य भाषाओं की क्या कहा जाता है, जननी कहा जाता है। तो आर्य भाषा कहने का मतलब ये है कि आर्यों की भाषा, आर्य यानी भारत में रहने वाले लोगों की भाषा, समझना साहब, भारत में रहने वाले लोगों की भाषा जो होती थी उसे कहते थे आर्य भाषा। जब तो हमारे देश को आप कहते हो आर्यवर्त भी कहते हैं, क्या कहते हैं, आर्यवर्त भी कहते हैं। तो भारत में रहने वाले यानी आर्यों की जो भाषा थी, वह उस भाषा की जो जननी थी वह कौन सी थी भैया, संस्कृत। अब देखिए शॉर्ट में बता देना चाहता हूं आपके लिए, क्योंकि इसकी क्लास मैंने पहले कल इसकी क्लास डाल दी थी, आप पुनः देखें आप। तो संस्कृत जो भाषा है वह सभी आर्य भाषाओं की क्या है, जननी है। इसलिए आप देखें तो सबसे पहले जो संस्कृत का प्रयोग किया गया था वह थी साहब वैदिक संस्कृत। कौन सी भैया, लाली भैया समझना, वैदिक संस्कृत कौन सी थी साहब, वैदिक संस्कृत। अब वैदिक संस्कृत जो थी, इसका कार्यकाल यानी इसका काल कितना था इसके बारे में देखें आप। और इसके बाद नंबर 2 पर थी लौकिक संस्कृत। कौन सी थी भैया, लौकिक संस्कृत। इधर देखिए साहब, लौकिक संस्कृत, ध्यान देना साहब, लौकिक संस्कृत थी पहले। कौन सी थी, वैदिक संस्कृत। यानी सबसे पहले आर्य जिस भाषा का प्रयोग करते थे उसका नाम था वैदिक संस्कृत। कौन सी थी, वैदिक संस्कृत। उसके बाद जो आर्य जिस भाषा का प्रयोग करते थे उसका नाम क्या था साहब, लौकिक संस्कृत। और लौकिक संस्कृत के बारे में, लौकिक संस्कृत के बाद जो भाषा आई वह थी साहब पाली भाषा। कौन सी थी साहब, पाली भाषा, ध्यान देना साहब, वह पाली भाषा थी। कौन सी थी, पाली भाषा। यानी सबसे पहले किसका, वैदिक संस्कृत, उसके बाद लौकिक संस्कृत, उसके बाद पाली भाषा का प्रयोग किया गया था साहब, ध्यान देना आप अच्छी तरह से। और पाली के बाद में प्राकृत भाषा। कौन सी भैया, प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया। और प्राकृत भाषा के बाद में अपभ्रंश भाषा। कौन सी भैया, अपभ्रंश भाषा। अपभ्रंश भाषा जिसे हम हिंदी, भैया जो हिंदी का प्रादुर्भाव जो हुआ वो अपभ्रंश भाषा से माना जाता है। किससे माना जाता है, अपभ्रंश। वैसे इसको संस्कृत भाषा का बिगड़ा रूप कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, संस्कृत भाषा का क्या कहते हैं, इसे बिगड़ा रूप कहते हैं।
डाली भैया, ध्यान रखना। संस्कृत भाषा का जो विगड़ा रूप है वही क्या है भाई, अपभ्रंश भाषा है। आगे देखिए, अपभ्रंश भाषा के 7 रूप थे, उसमें एक थी सौर सैनी। क्या थी भैया, सौर सैनी। भैया ध्यान रखना, सौर सैनी, उस सौर सैनी से ही हिंदी का प्रादुर्भाव हुआ है। काय को है, हिंदी भाषा का प्रादुर्भाव हुआ है। ध्यान रखना, कौन सी सबसे पहले कौन सी बोली जाती थी, वैदिक। आर्यों की भाषा कौन सी थी, वैदिक संस्कृत। उसके बाद आर्यों की भाषा कौन सी थी, लौकिक संस्कृत। उसके बाद में अपभ्रंश, और उसके बाद में क्या थी साहब, यानी अपभ्रंश की 7 रूप हैं, उसमें से एक सौर सेनी है। उस सौर सेनी से ही किसका, हिंदी का प्रादुर्भाव हुआ है। कोई दिक्कत भैया। अब देखिए साहब, आप कहेंगे साहब वैदिक संस्कृत का समय कितना था, समय कितना था, तो आज इसको एक चीज है, आप खुद देखिए। आप भैया इधर देखिए, यानी आज 2024 चल रहा है। क्या चल रहा है, 2024। तो निश्चित है 2024, आज है 24, 2024 है या नहीं ये। तो आप देखिए, इधर देखिए इसको कि ये ईसा मसीह का जन्म, ईसा मसीह का क्या है साहब, जन्म है। इधर क्या है 2024, ये क्या है 2024 है या नहीं, 2024 है या नहीं। और इधर इस ईसा मसीह के जन्म से पहले जो समय था वो था साहब पूर्व, ईसा पूर्व। क्या था, ईसा पूर्व। भैया इधर देखना, ये जो समय था वो था कहां, ईसा पूर्व। तो निश्चित है ईसा मसीह के जन्म को 2024 साल हो गए साहब। कितने हो गए, 2024 साल। ध्यान रखना आप। तो जिस दिन से हमारा ईसवी सन, जो ईसवी के बारे में कहा जाता है, ये ईसवी कब से आरंभ हुई, यानी 2024 वर्ष पहले जब किसका जन्म हुआ था, ईसा मसीह का जन्म हुआ था। ओके, कोई दिक्कत भैया नहीं। अब आगे देखिए साहब, तो इसका जो समय था किसका, वैदिक संस्कृत का, वो ईसा पूर्व, यानी ईसा पूर्व, ईसा के जन्म से, यानी ईसा के जन्म से 1500 वर्ष, क्या है 1500 वर्ष से लेकर के 800 वर्ष, 800 वर्ष। अब बताओ ये क्या है, यानी ईसा मसीह का जो जन्म हुआ भैया, ईसा मसीह का क्या हुआ, जन्म जो हुआ था उससे 1500 वर्ष पहले। अब बताइए साहब 2024, तो 2024 वर्ष हो गए आज, तो 2024 तो ये हो गए, और इससे कितने वर्ष पहले 1500। तो अब बताइए, आप खुद बताइए कि वैदिक संस्कृत का समय कितने हो, वो आज से 3500 वर्ष, आज से 3500 वर्ष, यानी 3500 वर्ष। ध्यान रखना साहब, 3500 वर्ष के इर्द गिर्द, 3500 वर्ष के। अब खुद देखिए साहब, इसके बाद में जो लौकिक संस्कृत है, इसके बाद में कौन सी है, लौकिक संस्कृत जो है, लौकिक संस्कृत में ईसा पूर्व, इधर देखिए साहब, ईसा पूर्व 800 से लेकर 500 ईसवी पूर्व, यानी ईसा से लेकर, यानी ईसा की उम्र से लेकर, जन्म से लेकर के उसके जन्म से पहले कहां, यानी 800 से लेकर 500 ईस्वी तक। अब आप देखिए ईसा के जन्म को हुए कितने साल हो गए, 2024। तो 2024 वर्ष तो ये हो गए, कहने का मतलब 2000 वर्ष, 2000 वर्ष तो ये हुए, और प्लस 800, तो यानी 2800। अरे भैया 2000 प्लस कितने 800, तो 2800 वर्ष के इर्द गिर्द कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता था, लौकिक संस्कृत का। कौन सी का, लौकिक संस्कृत का। इसके बाद पाली, इतना देखिए साहब, पाली जो भाषा थी भैया ध्यान दे, पाली भाषा का जो प्रयोग किया जाता था वो 500 से लेकर, यानी 500 से ईसा पूर्व 1 वर्ष पहले, ईसा पूर्व 1 वर्ष पहले। ध्यान देना आप। तो आपको ध्यान रखना है कि ये, अब यहां में आपको देखो, इधर देखिए साहब, इसमें कितने जोड़ेंगे अपन, कितने जोड़ेंगे 500, तो यानी 2500 वर्ष पहले। कितने 2500 वर्ष पहले। आज से 2500 वर्ष पहले किस भाषा का प्रयोग किया जाता था, पाली भाषा का प्रयोग किया जाता था। इसके बाद में ईसा पूर्व 1 वर्ष, ये एक तो आरो है, ईसा पूर्व 1 वर्ष से लेकर के, और ईसा ईसवी 500 तक। अब देखो साहब,
यहां पर आ गया 1 वर्ष, 1 वर्ष। अब ईसा, अब इधर आ गए साहब, इधर आने लग गए साहब। ये है तो ईसा पूर्व, अब समझना साहब, ईसा पूर्व 1 से लेकर के 5 से, अब यहां में ये जो पूर्व था अब ये ईस्वी में परिवर्तित हो गया। किस में हो गया? ईस्वी में परिवर्तित हो गया। तो 500 ईस्वी, 500 ईस्वी यानी 1 से लेकर के, ईसा पूर्व 1 से लेकर के और 5 से ईस्वी तक। अब आप हमारे यहां में आगे, अब तो अरे सन में आगे, आगे कि नहीं, ईस्वी में आगे कि नहीं, आगे आगे। इसलिए ये 500 तक। इसके बाद में ध्यान रखना साहब, जो प्राकृत भाषा थी भैया, प्राकृत भाषा थी, इसका प्रयोग भी इनके साथ ही किया जाने लगा था। और आगे देखिए आप भैया, ध्यान दें, अपभ्रंश भाषा और अपभ्रंश भाषा से कितने बोलियां हैं? 7 हैं। उनमें से सौर सेनी, सौर सेनी से किसका प्रादुर्भाव हुआ भैया? हिंदी का प्रादुर्भाव हुआ। यानी मैं थोड़ा शॉर्ट में बता के चल रहा हूं आपसे। आगे देखिए आप, इधर देखिए साहब, जो अपन की, ध्यान दें आप, जो वैदिक संस्कृति कौन सी थी? वैदिक संस्कृति, उसमें वेदों की रचना की गई थी। किन की रचना की गई थी? वेदों की रचना की गई थी, पुराणों की रचना की गई थी, उपनिषदों की रचना की गई थी। भैया ध्यान रखना, वेद पुराण और उपनिषदों की क्या की गई थी? उसमें रचना की गई थी। कहने का तात्पर्य यह है कि वेदों की जो भाषा थी, पहले आपने देखा होगा अग्नि सूक्त है, इंद्र सूक्त है, आदि जो सूक्त हैं, वो क्या, उनकी जो भाषा है वो कौन सी है? वैदिक संस्कृत है। कौन सी है साहब? वैदिक संस्कृत है। इसके बाद में आपको खुद को देखना है कि महाभारत, महाभारत और रामायण जिनकी रचना की गई थी वो लौकिक संस्कृत में की गई थी। किसमें की गई थी साहब? लौकिक संस्कृत में की गई थी। इसके बाद जो पाली भाषा थी, पाली भाषा में बौद्ध धर्म के जो अनुयायी थे वो पाली भाषा का प्रयोग करते थे। उन्होंने जातक कथाएं भी लिखी। क्या लिखी साहब? जातक कथाएं भी लिखी थी। वो जातक कथाओं से तात्पर्य क्या होता है? यानी महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं, महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की जो कथाएं थी उन्हें क्या कहते हैं अपन? जातक कथाएं कहते हैं। कम से कम 500 जातक कथाएं, कितनी? 500 जातक कथाओं जो लिखी जा चुकी है। कुछ जातक कथा बहुत छोटी है, कुछ जातक कथाएं और बड़ी हैं, कुछ जातक कथाएं और बड़ी हैं। इसलिए पाली भाषा में इनका प्रयोग किया गया था। पाली भाषा में ये जातक कथाएं लिखी गई थी। आगे आप देखिए, इसके बाद प्राकृत भाषा, प्राकृत भाषा थी और प्राकृत भाषा के बाद में आपकी अपभ्रंश भाषा आई और अपभ्रंश भाषा के बाद में हिंदी का प्रादुर्भाव हुआ। अब जो हिंदी है, इधर देखिए साहब, हिंदी 1000 वर्ष से, कैसे 1000 वर्ष से 2024 तक जिस भाषा का प्रयोग किया गया वो थी साहब हिंदी। क्या थी साहब? हिंदी। ध्यान रखना साहब अच्छी तरह से, कौन सी थी? हिंदी थी। ध्यान देना आप अच्छी तरह से। तो ये तो हुई हमारी हिंदी का विकास, हिंदी किस प्रकार से आई। अब आप देखिए आप कि आगे जो बताया है, हिंदी साहित्य का, हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास। अब अच्छी तरह से देखना साहब, इतिहास। तो पहला जो शब्द था हिंदी, पहला जो शब्द था हिंदी, आपको यह भी जानकारी होनी चाहिए कि हिंदी शब्द का भाषा के लिए प्रयोग नहीं किया गया था। हिंदी शब्द का भाषा के लिए प्रयोग नहीं किया गया था। सर्वप्रथम हिंदी शब्द का प्रयोग भारतीयों के लिए किया गया था। कौन के लिए किया गया था? भारतीयों के लिए किया गया था। आपने इकबाल जी का, इकबाल जी ने जो लिखा है वो भी सुना होगा कि हिंदी है हम वतन, है हिंदुस्तान हमारा। भैया हिंदी है हम वतन, तो हिंदी यानी भाषा हम वतन थोड़ी है। यानी हिंदी है हम वतन, यानी हम वतन, यानी हिंदी है हम वतन, हम हिंदियों की, भारत देश है और यह भारत देश और किसी का नहीं, कौन का है? हमारा है। ध्यान रखना। तो हिंदी जो भाषा है, इसलिए अब आपको पता है जब हिंदी और हिंदी का प्रयोग जब व्यक्ति करने लगे तो निश्चित है ये एक भाषा के रूप में प्रयुक्त होने लगी। आगे देखिए साहब, अगला शब्द आता है साहित्य। क्या आता है साहब?
साहित्य, ध्यान देना साहब, साहित्य क्या होता है? साहित्य, साहित्य प्लस अ, तो साहित्य, साहित्य तो जिसमें सब कुछ क्या हो? समाहित हो, जिसमें सब कुछ क्या हो? समाहित हो, उसे अपन क्या कहते हैं? साहित्य कहते हैं। यानी संस्कृत विद्वानों ने, इधर देखना साहब, संस्कृत विद्वानों ने साहित्य एवं काव्य, साहित्य एवं काव्य को दोनों को क्या मान लिया? एक मान लिया साहब। संस्कृत विद्वान कहते हैं कि साहित्य और काव्य में, यानी साहित्य और काव्य में कोई क्या नहीं है? अंतर नहीं है साहब। लाली भैया इधर देखें, साहित्य और काव्य में क्या नहीं है? कोई अंतर नहीं है। उन दोनों ने साहित्य और काव्य को एक मान लिया है, इसलिए हम यूं लिखते हैं, देखो, साहित्य प्लस काव्य, ये साहित्य प्लस काव्य। तो साहित्य और काव्य को एक माना है संस्कृत विद्वानों ने। किन्हें माना भैया? संस्कृत विद्वानों ने साहित्य और काव्य को क्या मान लिया? एक मान लिया। इसलिए उन्होंने साहित्य और काव्य में क्या नहीं किया? अंतर नहीं किया। ध्यान रखें आप अच्छी तरह से। इसलिए साहित्य और काव्य एक रूप में किन्होंने माना भैया? संस्कृत विद्वानों ने। किन्होंने माना? संस्कृत। अब आपको यह चीज तो पता ही होना चाहिए आपको कि सबसे पहले कौन सी भाषा थी? संस्कृत भाषा थी। तो निश्चित है आप, जब संस्कृत भाषा पहले थी तो काव्य भी सबसे पहले क्या में लिखे गए होंगे? संस्कृत भाषा में लिखे गए होंगे। तो निश्चित है कि साहित्य की परिभाषा भी किस भाषा में दी गई होगी? पहले संस्कृत भाषा में। भैया संस्कृत भाषा में ही किसकी? साहित्य की परिभाषा दी गई होगी। इसलिए विद्वानों ने, संस्कृत विद्वानों ने साहित्य और काव्य को एक मान लिया, एक मान लिया। जबकि जो हिंदी विद्वान थे वो साहित्य और काव्य को अलग मानते हैं साहब। उनका मानना है भैया साहित्य और काव्य को वो क्या मानते हैं? अलग अलग मानते हैं। इन्होंने, यानी हिंदी विद्वानों ने संस्कृत और काव्य को क्या कर दिया? अलग अलग कर दिया। अब इसमें से हिंदी विद्वानों के अनुसार, हिंदी विद्वानों के अनुसार साहित्य एवं काव्य का रूप अलग अलग माना। अलग अलग माना। भैया ध्यान दीजिए, जो विद्वान, जो संस्कृत विद्वान इस साहित्य और काव्य को एक मानते हैं, हिंदी के जो विद्वान हैं वो किसको? साहित्य और काव्य को क्या मानते हैं? एक नहीं मानते, इनके रूप को अलग अलग मानते हैं। ये मानते हैं कि साहित्य का जो स्वरूप है व्यापक है। क्या भैया? व्यापक, व्यापक है सभी जगह। और काव्य के बारे में कहते हैं कि काव्य संकुचित है, संकुचित है, यानी निश्चित, निश्चित। अब आप खुद बताइए, यानी हिंदी विद्वान कहते हैं कि साहित्य व्यापक है। क्या है भैया? व्यापक। जबकि काव्य क्या है? संकुचित है, काव्य निश्चित है। अब आप खुद ही बताइए, संस्कृत विद्वानों ने जहां साहित्य और काव्य को क्या मान लिया? एक मान लिया। उन्होंने साहित्य और काव्य में कोई अंतर नहीं किया। जबकि कौन? हिंदी विद्वान कहते हैं कि साहित्य व्यापक है और काव्य क्या है? संकुचित है। आप बताइए कि इनके अनुसार, हिंदी विद्वानों के अनुसार
जो है। अब बताइए साहित्य बड़ा होता है या काव्य बड़ा होता है? साहित्य। इसलिए अगर हम यूं लिख देते हैं, देखो ये हुआ काव्य, क्या हुआ भैया? काव्य। समझना बेटा अच्छी तरह से, ठीक है? ये क्या हुआ? काव्य। इसको ऐसे कर दिया साहब, ठीक है? और एक बना दिया हमने ऐसे, और इसमें क्या लिख दिया? साहित्य। क्या लिख दिया? साहित्य। यानी अब समझिए आप, हिंदी विद्वान तो ऐसे डायग्राम मानते, इसे मानते, जबकि संस्कृत विद्वान इस प्रकार से मानते हैं। अब निश्चित है कि इसके परिप्रेक्ष्य में उन्होंने बात सिद्ध की होगी। तो क्या है कि साहित्य का क्षेत्र विस्तृत है, व्यापक है, हर जगह साहित्य मिल जाएगा आपको। और जो काव्य है वो किसके अंदर आता है? साहित्य के अंदर आता है। तो जो संस्कृत विद्वान हैं उन्होंने साहित्य को क्या माना है? साहित्य और काव्य को क्या माना है? एक माना है। जबकि हिंदी विद्वानों ने किसको? साहित्य काव्य को के रूपों को अलग अलग कर दिया। साहित्य का क्षेत्र व्यापक मान लिया, तो काव्य का क्षेत्र क्या मान लिया? संकुचित माना था साहब। और इसके पीछे विद्वानों ने परिभाषाएं भी प्रस्तुत की हैं कि साहित्य क्या है। आपने सुना होगा, बहुत सी जगह कहते हैं कि साहित्य समाज का क्या है? दर्पण है। भैया साहित्य समाज का क्या है? दर्पण है। बोले साहब दर्पण कैसे हो सकता है? ध्यान रखना साहब, विद्वानों ने कहा कि साहित्य समाज का क्या है? साहित्य समाज का दर्पण मीन्स क्या? आईना। यानी दर्पण है, दर्पण है। भैया साहित्य समाज का क्या है? दर्पण है। बिल्कुल सही है। साहित्य समाज का क्या है? दर्पण है। यह कैसे होता है कि निश्चित है जिस समय साहित्य लिखा गया था, भैया जिस समय क्या लिखा गया था? साहित्य लिखा गया था, उस समय की युगीन परिस्थितियों के बारे में आज हमको जानकारी मिल रही है। तो कहां से मिल रही है? साहित्य से। भैया आप देखिए, लाली भैया इधर देखिए कि यानी जो साहित्य है, कहा गया है विद्वानों के साहित्य समाज का क्या है? दर्पण है। दर्पण मीन्स आईना। क्या? आईना, जिसमें हम अपने किसको? चेहरे को देखते हैं और उसमें अपना चेहरा परिलक्षित होता है। तो युगीन परिस्थितियों का आज हम जो अवलोकन कर रहे हैं वो किसके माध्यम से कर रहे हैं? साहित्य के माध्यम से। आपने देखा होगा मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद का गोदान उपन्यास, कौन सा? गोदान उपन्यास। गोदान उपन्यास को आज अगर हम पढ़े, भैया मुंशी प्रेमचंद के गोदान उपन्यास को हम क्या आज पढ़ें, तो उस समय की, यानी उस समय की जो स्थिति थी उनका वर्णन क्या साहित्य में किया गया था? और साहित्य में किया गया था तो निश्चित है कि आज हम उसका क्या कर रहे हैं? अवलोकन कर रहे हैं। आज हम देखते हैं, आप खुद देखिए कि कहते हैं कि साहित्य क्या है? यानी पुरानी बातों को, यानी पुरानी बातों का अवलोकन जब किसी काव्य के रूप में किया जाता है, वही क्या है? साहित्य है। तो कहा है कि साहित्य समाज का दर्पण है। इसलिए आपको ध्यान देना है कि जो है आपके सामने विद्वानों ने परिभाषाएं भी दी हैं। किसकी? साहित्य की। और साहित्य की परिभाषा में कहा है नंबर 1, साहित्य जीवन की आलोचना है। आलोचना है। साहित्य जीवन की क्या है? आलोचना। अब थोड़ा सा दिमाग में ऐसा हो, नेगेटिविटी लगे होंगे आप,
क्या आलोचना, कि सर ये आलोचना कैसे हो सकता है साहित्य, है ना, थोड़ा सा दिमाग में ऐसे आया होगा, निश्चित आता ही। आलोचना शब्द का हम जैसे कोई भी किसी के लिए प्रयोग करते हैं कि तू उसकी आलोचना करता है, ये, लेकिन ये समझना सब ये नेगेटिविटी के लिए आता है ज्यादा, लेकिन नहीं नहीं, आलोचना, आलोचना आपने देखा होगा हिंदी साहित्य की विधाओं में एक आलोचना भी है, क्या है, आलोचना विधा भी है या नहीं? तो आलोचना विधा, यहां पे आलोचना का मतलब ये लाली समझिए भैया, आलोचना विधा का तात्पर्य यह है कि आलोचना का तात्पर्य होता है कि व्यक्ति की, भैया व्यक्ति की अच्छाई और बुराई, गुण और दोष, क्या है, गुण दोष, गुण दोषों का वर्णन ही आलोचना कहा जाता है। एक बात बताओ, मान के चलो हम किसी व्यक्ति के गुणों का ही क्या करते हैं, वर्णन करते हैं, हम उसके गुणों का ही बखान करते हैं और उसके अवगुणों के बारे में नहीं बताते हैं। आप खुद देखना, मुंशी प्रेमचंद की परिभाषा है, किसकी है साहब, मुंशी प्रेमचंद, भैया ध्यान रखना, मुंशी प्रेमचंद की परिभाषा है कि साहित्य जीवन की क्या है, आलोचना है। साहित्य जीवन की क्या है, आलोचना है। साहित्य के माध्यम से हम किसी व्यक्ति के गुण और दोषों का वर्णन करते हैं और गुण दोषों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। आज आप देखते हो प्राचीन काल से, यानी प्राचीन काल से हमारे देश पर न जाने कितने आक्रांताओं का क्या हुआ था, आक्रमण हुआ था। अब आपने खुद देखा होगा कि उनकी, अब समझना साहब, उनकी जो अच्छाई और बुराई है उनके बारे में आज हमको जो तथ्य प्राप्त है वो कहां से है, साहित्य से। कहां से है, साहित्य से। इसलिए मुंशी प्रेमचंद जी कहते हैं कि साहित्य जीवन की क्या है, आलोचना है। मुंशी प्रेमचंद साहित्य को जीवन की क्या मानते, आलोचना। आलोचना का तात्पर्य आप बुराई से मत लेना, किससे नहीं लेना है, बुराई से नहीं लेना है। आलोचना का अर्थ हमें किससे लेना है, गुण दोष। तो साहित्य में, भैया ध्यान देना, साहित्य में गुण दोषों का वर्णन किया जाता है। साहित्य से हम व्यक्ति के गुण दोषों का अवलोकन करते हैं। इसलिए मुंशी प्रेमचंद ने बताया कि साहित्य क्या है, जीवन की आलोचना है। क्या है भैया, जीवन की आलोचना है। एक साहित्य, अब देखो इससे ही संबंधित दूसरी परिभाषा है, साहित्य मूल रूप से जीवन की आलोचना है, जीवन की आलोचना है। इधर देखिए साहब, आलोचना है, ध्यान दे साहब अच्छी तरह से। यानी साहित्य मूल रूप से जीवन की आलोचना है। भैया ध्यान इधर आप देखें, यानी साहित्य मूल रूप से जीवन की आलोचना। ऊपर देखिए, मुंशी प्रेमचंद ने कहा है कि साहित्य जीवन की क्या है, आलोचना। यही एक विद्वान, यानी पाश्चात्य विद्वान मैथ्यू अर्नोल्ड, कौन, मैथ्यू अर्नोल्ड, मैथ्यू अर्नोल्ड का मानना है कि साहित्य जो है, इधर देखिए, साहित्य मूल रूप से, अरे वास्तविकता के तौर पे देखा जाए, समझना साहब अच्छी तरह से, मुंशी प्रेमचंद ने डायरेक्ट कह दिया क्या है, साहित्य जीवन की क्या है, आलोचना है। लेकिन मैथ्यू अर्नोल्ड और कुछ नहीं, केवल एक चीज कह रहे हैं वो, कि मूल रूप में, यानी साहित्य के मूल में, साहित्य के मूल में आलोचना छुपी रहती है भैया जी। यानी जीवन के मूल में, यानी इस साहित्य के मूल में जीवन की आलोचना छुपी रहती है। और मुंशी प्रेमचंद भी इसी बात को कहते हैं, मुंशी प्रेमचंद ने भी इसी बात को कहा है कि साहित्य जीवन की क्या है, आलोचना। फिर मैं कह रहा हूं, आलोचना को आप नेगेटिविटी में मत लेना, केवल दोषी दोषों की ओर मत लेना।
आलोचना का मतलब होता है गुण दोषों का वर्णन करना। तो साहित्य वह चीज है, हम केवल गुणों पर आश्रित काव्य को ही साहित्य नहीं कहेंगे। उसमें क्या मौजूद होने चाहिए? गुण और दोष दोनों मौजूद होने चाहिए, तभी हम उसको कहेंगे एक सच्चा साहित्य कहेंगे, श्रेष्ठ साहित्य कहेंगे। बाकी का आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की केवल क्या अच्छाइयों का ही वर्णन करता चला जाए तो निश्चित है हमें यह सोचने पर विवश कर देता है कि निश्चित है ये बढ़ाई यानी इतनी विशेषताओं को हो सकता है भगवान ही क्यों ना हो। भाई पूर्ण गुण संपन्न ईश्वर होता है। और मनुष्य ये क्या कहा है कि साहित्य जीवन की आलोचना है। यहां पर कहने का मतलब है साहित्य वही श्रेष्ठ माना जाता है जिसमें गुण और दोषों का क्या किया जाता है? वर्णन किया जाता है। आगे कहा है साहित्य यानी साहित्य के बारे में अगली जो परिभाषा है उसमें कहा है साहित्य आत्मा की संकल्पनात्मक, साहित्य आत्मा की संकल्पनात्मक, साहित्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है। अनुभूति है डॉट 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 परिभाषा और भी है, लेकिन अपन को ध्यान रखना है साहब एक चीज। हमने कहा कि साहित्य जीवन की आलोचना है, कौन की परिभाषा है? मुंशी प्रेमचंद। साहित्य मूल रूप में जीवन की क्या है? आलोचना है। कौन की है साहब? मैथ्यू अर्नोल्ड। क्या होने साहब? मैथ्यू अर्नोल्ड। अर्नोल्ड भैया इधर देखिए, मैथ्यू अर्नोल्ड। और एक कहा है, अब तीसरी बात कही, साहित्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है। साहित्य जीवन की आत्मा की क्या है? संकल्पनात्मक अनुभूति। अब कुछ नहीं ध्यान रखना है आपको, बस एक चीज ध्यान रखियो आप कि संकल्पनात्मक अनुभूति से आप जयशंकर से को मिला लेना। कौन की है ये परिभाषा? जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद भैया। यानी साहित्य आत्मा की संकल्पनात्मक क्या है? अनुभूति है जिसका संबंध विचार और विश्लेषण, जिसका संबंध विचार और विश्लेषण, विचार विश्लेषण और वितर्क से नहीं है भैया। विचार जिसका संबंध विचार विश्लेषण और कैसे? वितर्क से नहीं है, नहीं है। इधर देखिए साहब, जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि साहित्य आत्मा की क्या है? संकल्पनात्मक अनुभूति है। आपने देखा होगा एक चीज, भाषा क्या है? अनुभूति को अभिव्यक्त करने का माध्यम। भैया इधर देखिए साहब, भाषा क्या है? अनुभूति को अभिव्यक्त करने के माध्यम को क्या कहते हैं अपन? भाषा कहते हैं। क्या अनुभूति मीन्स एहसास। क्या है? एहसास, फीलिंग, एहसास, वही होती है अनुभूति। उसे अभिव्यक्त करने का माध्यम, उसे क्या अभिव्यक्त करने का माध्यम ही क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। क्या कहलाता है? भाषा। ध्यान रखना भैया अच्छी तरह से। अब कोई व्यक्ति उस भाषा को किस प्रकार से अभिव्यक्त करता है, तभी तो भाषा के रूप माने आपको। लिखित है, मौखिक है और सांकेतिक भाषा है या नहीं भैया? सांकेतिक भाषा भी है, लिखित भाषा भी है, मौखिक भाषा भी है या नहीं? तो वो न्यू कह रहे हैं कि संकल्पनात्मक अनुभूति जिसमें जिसका संबंध विचार विश्लेषण और वितर्क से नहीं है। किससे नहीं है? विचार विश्लेषण और किससे नहीं है? वितर्क से नहीं है। तो ध्यान देना, यानी साहित्य जीवन की आलोचना है, कौन की परिभाषा है? कौन की है भैया?
साहित्य मूल रूप में जीवन की आलोचनात्मक आलोचना है। कौन की है? मैथ्यू अर्नोल्ड। साहित्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विचार, विश्लेषण और वितर्क से नहीं है। कौन की है साहब? जयशंकर प्रसाद। साहित्य के बारे में विद्वानों ने और भी परिभाषाएं प्रस्तुत की हैं। साहित्य के बारे में विद्वानों ने और भी परिभाषाएं अभिव्यक्त की हैं, जिनमें साहित्य हमारे जीवन, चौथी परिभाषा देखें। साहित्य हमारे जीवन, भैया साहित्य हमारे जीवन यानी परिपूर्ण, साहित्य हमारे परिपूर्ण परिपूर्ण साहित्य हमारे परिपूर्ण क्षणों का, परिपूर्ण क्या है? क्षणों का संपूर्ण अभिव्यक्ति है। परिपूर्ण क्षणों की अभिव्यक्ति है, यही कर लीजिए आप, अभी व्यक्ति है। ध्यान देना साहब, आपको ध्यान रखना है। आलोचना की बात कौन ने कही और मूल आलोचना की बात किसने कहा और संकल्पनात्मक किसने कहा? जयशंकर प्रसाद। अब देखिए साहब, साहित्य हमारे परिपूर्ण क्षणों की क्या है? अभिव्यक्ति। यह परिभाषा है पंत जी की। कौन की है साहब? पंत। पंत का पूरा नाम क्या है? सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत, जिनका जन्म 1900 में अल्मोड़ा में हुआ था और उनकी मृत्यु 1977। अब एक चीज है, ये प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं। यानी पंत जी जो हैं ये प्रकृति के क्या? सुकुमार कवि कहे जाते। तो आप देखिए, कुछ नहीं करना है, इन्होंने प्रकृति का इन्होंने प्रकृति का परिपूर्ण चित्रण किया, परिपूर्ण वर्णन किया। इसलिए हमें परिभाषा पूरी याद नहीं करनी। अगर हमारे पेपर में या तो वहां से आएगी परिभाषा, अपने आप पूछेगा परिभाषा है किसकी है, आपको तो बस ट्रिक के माध्यम से केवल एक एक चीज याद रखनी है, ज्यादा नहीं, केवल एक एक चीज। अब जैसे हमने कह दिया आलोचना और मूल आलोचना और संकल्पना और परिपूर्ण, ठीक है ना? तो आलोचना कौन है? मुंशी प्रेमचंद। मूल आलोचना कौन है? मैथ्यू अर्नोल्ड। और संकल्पनात्मक कौन है? जयशंकर प्रसाद। और आपके परिपूर्ण क्षणों का अभिव्यक्ति कौन कही है? ठीक है ना? इसके बाद नंबर 5 जो परिभाषा दी है, नंबर 5 जो परिभाषा दी है, साहित्य परिपूर्ण विश्व के विचारों, साहित्य विश्व के परिपूर्ण विचारों। भैया यानी साहित्य विश्व के परिपूर्ण विचारों का एकत्व, ध्यान रखना। इस एकत्व संपूर्ण, इधर देखो, परिपूर्ण विचारों का एकत्व, परिपूर्ण विचारों का एकत्व। यहां से ही आप देख लेना, ये जो परिभाषा है ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है भैया? हजारी प्रसाद द्विवेदी। भैया कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। जो परस्पर विचारों का सामंजस्य है, विचारों का सामंजस्य है। इधर देखिए साहब, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, हिंदी साहित्य के इतिहास में इनका नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। आचार्य शुक्ल के बाद आचार्य शुक्ल की जो टक्कर में आते तो कौन आते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी। जहां पर किसी भी प्रकार की कोई खामी होती, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के विचारों से ये कभी भी सहमत नहीं रहते। इनमें 36 का आंकड़ा था। कौन कौन में?
रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा साहित्य विश्व के परिपूर्ण विचारों, एकत्व, परस्पर विचारों का क्या है, सामंजस्य है। भैया सामंजस्य है। इसलिए यहां पर साहित्य की परिभाषा जो दी गई है, इनमें से एक आगे जो परिभाषा है वह इधर देखिए आप अच्छी तरह से, साहित्य जनसमूह के, साहित्य भैया ध्यान दीजिए, अगली जो परिभाषा है, साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, हृदय का विकास है, विकास है। इधर देखिए साहब अच्छी तरह से, एक परिभाषा है, बहुत ही अच्छी परिभाषा दी है कि साहित्य जनसमूह के हृदय का क्या है, विकास है। साहित्य क्या है, जन समूह, यानी व्यक्तियों के समूह, व्यक्तियों के समूह का क्या है, हृदय का विकास है। ध्यान देना आप अच्छी तरह से, हृदय में जो भाव उठते हैं, हृदय में जो भाव पैदा होते हैं, उनको लिखना ही क्या है, साहित्य है। यह परिभाषा दी थी साहब बालकृष्ण भट्ट, पंडित बालकृष्ण भट्ट। इधर देखिए साहब, बालकृष्ण भट्ट, बहुत अच्छी परिभाषा है, महत्वपूर्ण परिभाषा है। यानी पंडित बालकृष्ण भट्ट ने कहा है साहित्य के बारे में कि साहित्य जन समूह के हृदय का क्या है, विकास है। लाली भैया साहित्य क्या है, जन समूह के हृदय का विकास है। और बालकृष्ण भट्ट जानते हो कौन थे, भारतेंदु मंडल। भैया भारतेंदु मंडल, भारतेंदु मंडल के 17 जो साहित्यकार है, 17 साहित्यकार थे, उनमें उनको कहा जाता था भारतेंदु मंडल। यानी भारतेंदु काल के जो लेखक थे वो थे साहब 17। उनमें सबसे योग्य, सबसे योग्य किसके, योग्य यानी अवस्था के रूप में, आयु यानी सबसे वयोवृद्ध, वयोवृद्ध, वयोवृद्ध यानी सबसे बड़े, बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट क्या थे, भारतेंदु मंडल के प्रमुख क्या थे, साहित्यकार थे, जो उम्र में सभी से क्या थे, वो बड़े थे। ध्यान रखना साहब। और सबसे छोटे जो थे बाल मुकुंद गुप्त, बाल मुकुंद गुप्त। भैया ध्यान रखना अच्छी तरह से, बाद में मैं बताऊंगा आपके लिए, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि साहित्य जनसमूह के हृदय का क्या है, विकास। कौन कही है, पंडित बालकृष्ण भट्ट ने। भैया ध्यान रखना, पंडित बालकृष्ण भट्ट ने यह कहा है कि साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है। हृदय में जो भाव उठते हैं, हृदय में जो भाव उठते हैं, हृदय में जो भाव उत्पन्न होते हैं, उन्हें उन्हें लिखना ही क्या है, साहित्य है। और बालकृष्ण भट्ट जो थे आपके, वो भारतेंदु मंडल के 17 साहित्यकारों में से प्रमुख थे, सबसे बड़े थे, क्या थे, सबसे वयोवृद्ध थे। और सबसे छोटे थे वो कौन थे, बाल मुकुंद गुप्त। ध्यान रखना सब अच्छी तरह से। तो साहित्य के बारे में इन्होंने परिभाषा दी। अगली जो परिभाषा है, ध्यान रखना, बहुत ही अति महत्वपूर्ण परिभाषा है। और उसमें बताया है कि जब प्रत्येक देश का, भैया जब प्रत्येक देश का, ध्यान देना अच्छी तरह से, ध्यान इधर भैया, जब प्रत्येक देश का साहित्य, वहां की देश का साहित्य, वहां की जनता की चित्तवृत्तियों
जनता की चित्तवृत्तियों का सिंचित का सिंचित प्रतिबिंब, सिंचित प्रतिबिंब, प्रतिबिंब होता है। भैया ध्यान रखना साहब, एक चीज इसमें बताया है कि जब प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्तियों का सिंचित क्या होता है, प्रतिबिंब होता है। वेरी गुड। कौन की परिभाषा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ध्यान देना साहब। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि जब यह निश्चित है, यह निश्चित है भैया, जब का संचित प्रतिबिंब होता है, यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्तियों के साथ साथ जनता की चित्तवृत्तियों के साथ साथ, लाली भैया ध्यान इधर, जनता की चित्तवृत्तियों के साथ साथ साहित्य भी क्या परिवर्तित होता है, साथ साथ साहित्य भी परिवर्तित होता है। इधर देखिए साहब, भैया ध्यान देना, चित्तवृत्ति क्या होता है जानते हो? चित्तवृत्ति, चित्त किसे कहते हैं? मन। क्या होता है? मन। तो ये कह रहा है कवि, लेखक कहता है या फिर साहित्यकार कहता है कि जब प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्तियों का सिंचित प्रतिबिंब होता है, यानी सोच विचार आए, सोच विचार, चित्तवृत्ति, मन के भाव, मन के भाव, मन के भाव, ध्यान रखना साहब अच्छी तरह से, मन के भाव, चित्तवृत्ति। तो जब प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्तियों का सिंचित प्रतिबिंब होता है। साहित्य की रचना वैसे नहीं, यानी जब किसी व्यक्ति के हृदय में कोई बात आती है, कोई बात आती है, निश्चित है कि वह उसे क्या लिख देता है। उसके बाद में यह नहीं कि एक ही प्रकार के विचार रहे व्यक्ति के मन में, यो कह रहा है यह निश्चित है, यह बात कटु सत्य है, यह बात कटु कि जनता की चित्तवृत्तियों के साथ साथ साहित्य भी परिवर्तित होता है। बिल्कुल सही है। जैसे जैसे जनता की क्या बदलती है, चित्तवृत्तियां बदलती है, मन के भाव है ना बदलते हैं, उसी प्रकार से निश्चित है जब मन के भाव बदलेंगे तो साहित्य की रचना करेगा। पहले भाव कैसे थे, पहले किस प्रकार की रचना करता था, जब मन के भाव बदले अब किस प्रकार के साहित्य की रचना कर रहा है। तो ये निश्चित है कि साथ साथ साहित्य का भी क्या होता है, ये परिभाषा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इधर देखिए साहब, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिए साहब। आचार्य रामचंद्र शुक्ल साहित्य को जनता की चित्तवृत्तियों का आधार मानते, जबकि बालकृष्ण भट्ट जन समूह के हृदय का क्या मानते, विकास मानते साहित्य को। अच्छी तरह समझना साहब, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जनता की चित्तवृत्तियों का आधार किसे मानते हैं, साहित्य को मानते, जबकि बालकृष्ण भट्ट किसको मानते हैं, जनता के हृदय का विकास मानते हैं साहब। जन समूह के हृदय के विकास को अपन क्या कहते हैं, साहित्य कहते हैं। ये कहते हैं बालकृष्ण भट्ट, और जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं ये कहते हैं कि जनता की चित्तवृत्तियों पर आधारित होता है क्या, साहित्य। जिस प्रकार से जनता की चित्तवृत्तियां क्या होती हैं, बदलती रहती हैं, उसी प्रकार से साहित्य भी निरंतर क्या करता रहता है, बदलता रहता है। ध्यान देना, आलोचना किसने कहा है,
मुंशी प्रेमचंद ने। आलोचना किसने कहा है? मुंशी प्रेमचंद ने कहा है। और मूल आलोचना किसने कहा है? मैथ्यू अर्नोल्ड ने कहा है। क्या किसने कहा है? मैथ्यू अर्नोल्ड ने। और संकल्पनात्मक अनुभूति किसने कहा है? जयशंकर प्रसाद ने कहा है। और परिपूर्ण किसने कहा है? पंत जी ने कहा है। साहित्य को परिपूर्ण किसने कहा? पंत जी ने कहा। किसने कहा? पंत जी ने कहा था साहब। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जो साहित्य है जनता की चित्तवृत्तियों पर आधारित रहता है। ठीक है साहब। तो ये जो साहित्य है इसके बारे में मैंने आपके लिए बताया था। आगे देखिए साहित्य का उद्देश्य क्या है। साहित्य का उद्देश्य साहित्य का उद्देश्य भैया ध्यान रखना साहब अच्छी तरह से। साहित्य के बारे में जाना आपने। साहित्य क्या है, साहित्य की परिभाषा भी आपने पढ़ी होंगी। आपको ये भी विदित हो गया होगा कि संस्कृत विद्वान काव्य और साहित्य को एक मानते हैं, जबकि हिंदी के विद्वान साहित्य और काव्य को क्या मानते हैं? अलग अलग मानते हैं। अलग अलग मानने के आधार पर, है ना, अलग अलग मानने के आधार पर उन्होंने अपनी परिभाषा भी प्रस्तुत की। आगे आता है कि यानी साहित्य का उद्देश्य क्या है। साहित्य का उद्देश्य क्या है? क्यों जरूरत पड़ी साहित्य को लिखने की? क्यों आवश्यकता पड़ी साहित्य को लिखने की? तो देखिए सन 1936 में, सन 1936 में ध्यान रखना साहब, सन 1936 में मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद सन 1936 में मुंशी प्रेमचंद ने, भैया ध्यान रखना, प्रगतिशील लेखक संघ, शील लेखक संघ, प्रगतिशील लेखक संघ, भैया सन 1936 में मुंशी प्रेमचंद ने कौन सी क्या किया? प्रगतिशील लेखक संघ यानी प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन की स्थापना की अध्यक्षता की। तो उसमें भैया के प्रथम अधिवेशन में अध्यक्षता करते हुए, यानी प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन में, इधर देखना साहब, अधिवेशन में अगर आपसे पूछा जाए कि प्रगतिशील लेखक संघ की प्रथम मीटिंग, भैया प्रगतिशील लेखक संघ की पहली बैठक कब हुई थी? 1936 में। जिसके अध्यक्ष कौन थे? मुंशी प्रेमचंद। कौन थे साहब? मुंशी प्रेमचंद। यानी प्रथम अधिवेशन में मुंशी प्रेमचंद ने कहा, भैया मुंशी प्रेमचंद ने एक बात कही, और वो कहा कि साहित्य का, यानी साहित्य का रूप जो है वो जन समूह इकट्ठा करना नहीं है, जन समूह इकट्ठा करना नहीं है। भैया करना नहीं है। लोगों का मनोरंजन करना नहीं है,
लोगों का मनोरंजन करना नहीं है। भैया देखना आप अच्छी तरह से, यानी मुंशी प्रेमचंद, ध्यान रखना अच्छी तरह से आप, यानी सन साहित्य के उद्देश्य के बारे में सन 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की प्रथम अधिवेशन में, जिसके अध्यक्ष कौन थे, मुंशी प्रेमचंद थे, उन्होंने कहा कि साहित्य का उद्देश्य जन समूह इकट्ठा करना नहीं है साहब। क्या नहीं है? जन समूह इकट्ठा करना नहीं है, ना ही महफिल जमाना है। महफिल जमाना भी नहीं माना साहब, ध्यान रखना अच्छी तरह से। अगर मुंशी प्रेमचंद के आधार पर देखा जाए, मुंशी प्रेमचंद ने साहित्य के उद्देश्य के बारे में कहा है कि साहित्य का उद्देश्य जन समूह इकट्ठा करना नहीं है। क्या नहीं है? जन समूह इकट्ठा करनी। दूसरी बात कही, लोगों का मनोरंजन करना भी साहित्य का उद्देश्य नहीं होना चाहिए कि केवल लोगों का क्या कर दिया, मनोरंजन। केवल लोगों के मनोरंजन करने से ही साहित्य का क्षेत्र व्यापक नहीं माना जाता है। अरे लोगों का मनोरंजन तो एक बहरूपिया भी कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है? आपने देखा होगा कि बहरूपिया भी क्या एक जगह पर आकर के अपना कर्तव्य तमाशा दिखाता है, लोग उसको देख करके तालियां पीटते हैं। मनोरंजन तो लोगों का जब भी होता है, साहित्य की जरूरत क्यों पड़ी भाई? अगर साहित्य का क्षेत्र, साहित्य का उद्देश्य केवल क्या होता, मनोरंजन करना होता, तो एक बहरूपिया गांवों में जो प्रत्येक जाति के डोम वगैरह जो होते, नट डोम वगैरह जो होते, वही एक साहित्य की रचना कर लेते। विद्वानों की जरूरत क्या पड़ी सब साहित्य? तो मुंशी प्रेमचंद ने इस बात को इस तर्क से स्पष्ट किया है कि साहित्य का उद्देश्य लोगों का मनोरंजन करना कतई नहीं है। लाली भैया ध्यान दीजिए, जन समूह को इकट्ठा करना नहीं है। अरे जन समूह को इकट्ठा करना साहित्य का उद्देश्य होता तो एक बंदर और बंदरिया का खेल करने वाला डुगडुगी बजा करके साहित्य का निर्माण कर लेता। जन समूह इकट्ठा करना साहित्य का उद्देश्य नहीं है। आगे, महफिल जमाना भी साहित्य का उद्देश्य नहीं है। बिल्कुल सही है साहब, महफिल जमाना भी क्या साहित्य का उद्देश्य नहीं है। मुंशी प्रेमचंद कहते हैं कि आप साहित्य उसे नहीं कह सकते जो केवल महफिल जमाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। दो फिल्मी गाने गाए, महफिल तो जम जाती है, वाहवाही भी कर देते हैं। क्या कर देते हैं? वाहवाही भी कर देते हैं। आपको पता है, आपने एक कविता पढ़ी होगी, और कविता में बताया गया है, बात सीधी थी पर वहां पर बताया है कि मैं अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए, अपनी अनुभूति को अभिव्यक्त करने के लिए कठिन शब्दों का प्रयोग करता चला गया, जिसके कारण मेरी बात की चूड़ी मर गई। बात की चूड़ी मर जाना यानी किसी भी बात का अस्तित्व खत्म हो जाना निश्चित है ये। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। कुंवर नारायण, बात सीधी थी पर, उन्होंने कहा है इसलिए अपनी बात को अगर आप अभिव्यक्त करते ना, सरल भाषा में प्रयुक्त कीजिए, सरल भाषा में काव्य की रचना कीजिए। तो इन्होंने कहा कि साहित्य का उद्देश्य महफिल जमाना कतई नहीं है, साहित्य का उद्देश्य जन समूह को इकट्ठा करना नहीं है, साहित्य का उद्देश्य लोगों का मनोरंजन करना नहीं है। अरे मुंशी प्रेमचंद ने कहा है, हम सच्चा साहित्य उसे कहेंगे जिसमें राष्ट्रभक्ति की भावना होगी। मुंशी प्रेमचंद ने कहा सच्चा साहित्य वही होता है जिसमें राष्ट्रीयता की भावना मौजूद होती है।
मौजूद होती है। इधर देखिए साहब, लाली भैया, भैया जी इधर देखो, साहित्य का उद्देश्य, यानी साहित्य वही श्रेष्ठ माना जाता है, सच्चा साहित्य वही होता है जिसमें राष्ट्रीयता की क्या होती है, भावना होती है। अर्थात राष्ट्र के प्रति साहित्य में थोड़ी भी बात, वह साहित्य नहीं है। आगे बताया है कि नागार्जुन, इधर देखिए साहब, प्रगतिवादी कवि नागार्जुन, कौन, नागार्जुन, ध्यान रखना बेटा अच्छी तरह से। नागार्जुन ने साहित्य को संवेदनहीन, इधर देखना साहब, थोड़ा अटपटा लग रहा होगा सब, संवेदनहीन, लेकिन सुनिए साहब, एक कविता पढ़ी होगी 12वीं क्लास में आपने, और अब भी वो चल रही है, और रघुवीर सहाय, कौन की है, रघुवीर सहाय की कविता है साहब, और वो कविता का नाम है कैमरे में, कैमरे में बंद अपाहिज। कैमरे में बंद अपाहिज कौन की है, रघुवीर सहाय, रघुवीर सहाय। कौन से सप्तक के कवि थे ये, दूसरे तार सप्तक के कवि थे। किसके, दूसरे तार सप्तक के कवि थे। कौन, रघुवीर सहाय। पेशे से ये पत्रकार थे साहब, पेशे से पत्रकार थे। इनको भैया, इन्होंने लिखा कि कैमरे में बंद अपाहिज एक कविता लिखी है। तो नागार्जुन एक चीज कहते हैं, ध्यान रखना, संवेदनहीन। क्यों कि जो इस कैमरे में बंद अपाहिज जो कविता है, इसमें मीडिया कर्मियों के द्वारा, ध्यान रखना क्यों संवेदनहीन कहते हैं, मीडिया कर्मियों के द्वारा एक अपाहिज व्यक्ति को बंद कमरे में बैठा दिया जाता है, और उससे ऐसे अनर्गल प्रश्न पूछे जाते हैं, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या आप अपाहिज हो, अपाहिज होकर आपको कैसा लगता है, हाँ बताओ बताओ कैसा लगता है। और कैमरे वाले की ओर इशारा करते हुए कि इसका फोकस बताओ, जरा बड़ा करके बताओ, और फिर पूछता है बताओ बताओ आपको कैसा लगता है, अपाहिज होकर के आपको कैसा, अच्छा तो ऐसा लगता है, खुद ही प्रश्नोत्तरी शैली, कौन सी, प्रश्नोत्तरी शैली में बताओ ऐसा लगता है। जब, अब समझना साहब, जब एक अपाहिज इस प्रकार के मीडिया कर्मियों के अनर्गल प्रश्नों का क्या जवाब नहीं देता है, तो लास्ट में रोकिए, यहां वक्त की कीमत होती है। किसकी कीमत होती है, वक्त की कीमत होती है। नहीं बता पाया, कोई बात नहीं, फिर से प्रयास करेंगे। तो आप देखिए, यानी व्यक्ति अपने अपने कार्यक्रम को श्रेष्ठ बनाने के लिए एक अपाहिज की भावनाओं के साथ क्या करता है, खिलवाड़ करता है। इसलिए साहित्य में जो संवेदनहीन है, बिल्कुल ये कविता, और लिखा है रोता हूं लिखता जाता हूं, यानी नागार्जुन जी कहते हैं, क्या कहते हैं, रोता हूं लिखता जाता हूं, रोता हूं लिखता जाता हूं। भैया, रोता हूं लिखता जाता हूं, अपने कवि को बेकाबू, अपने कवि को बेकाबू, बेकाबू करके। इधर देखिए साहब, यानी नागार्जुन ने काव्य को संवेदनहीन कह करके कैमरे में बंद अपाहिज जो कविता है उसके बारे में, भैया क्यों, नागार्जुन जी ने नहीं कहा है,
कि यह कविता में ये चीज, लेकिन उन्होंने बताया, ये तो हम बता रहे हैं कि संवेदनहीन कैसे हैं। तो संवेदनहीन जो है वो इसी प्रकार से है, आप ध्यान रखें कि इस कविता में संवेदना के साथ, यानी किसी की भावनाओं के साथ क्या किया जाता है, खिलवाड़ किया जाता है। तो दोस्तों आज की जो कक्षा थी वो हिंदी साहित्य के इतिहास में दूसरी ही क्लास थी, और मैंने आपके लिए साहित्य के बारे में, पहले मैंने हिंदी के उद्भव और विकास के बारे में बताया था पहली क्लास में, दूसरी क्लास थी उसमें मैंने आपके लिए साहित्य के बारे में बताया, और अगली जो क्लास होगी उसमें मैं इतिहास के बारे में आपको बताऊंगा। अगर मेरी क्लास, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप मेरी क्लास में आरंभ से लेकर एंड तक जुड़े रहे, धन्यवाद। अगर क्लास अच्छी लगी हो और क्लास में आपका मन लगा हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। ओके, मैं जगदीश डागोर, फिर मिलेंगे कल के एपिसोड में।